हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लघुत्तरीय प्रश्न जो है जीवों में विविधता के बारे में, जिसमें दोस्तों क्लास 9th का है, चैप्टर 3 बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ, तो आप उसे भी जा करके देख लेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं इससे रिलेटेड आपका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूं। तो सबसे पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए बता दूं मैं आपको कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन तथा जैविक नामकरण तथा उसके सिद्धांत का अध्ययन है ना, वर्गीकी कहलाता है। तो आप इस तरीका से इसका आंसर लिखेंगे। अब दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि वर्गीकरण की इकाई का नाम लिखें, है ना, वर्गीकरण की इकाइयों का नाम जो है उसको लिखना है। तो आप इस तरीका से लिखेंगे कि वर्गीकरण की इकाइयों का नाम जो है निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश तथा जाति। ये सभी के सभी क्या है जी, वर्गीकरण की इकाई का नाम है। और दोस्तों इसी को बोला गया है कि हम इनको क्या कर सकते हैं कि इन इकाइयों को और भी छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकते हैं, ठीक है, यानी बांटा जा सकता है। जैसे में दोस्तों आपका लिखा हुआ है उपसंघ, उपवर्ग, उपवंश तथा उपजाति, ठीक है। इस तरीका से क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग यानी कि छोटे छोटे इकाइयों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है। तो आपको लिखना है इसके बारे में कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार जो है निम्न है। पहले लिखेंगे कोशिका संरचना, दूसरा पोषण के स्रोत एवं तरीके, तीसरा लिखेंगे कोशिका भित्ति की उपस्थिति, और चौथा लिखेंगे शारीरिक संगठन, ठीक है। ये हमारा क्या था, 5 जगत वर्गीकरण का आधार था। तो आप इस तरीका से इसको लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, जो बोल रहा है कि कवकों को अलग जगत यानी फंजाई में क्यों रखा गया, ठीक है। तो लिख दीजिए कि कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होता है, जिसके कारण ये भोजन नहीं बना पाते हैं और ये भोजन के लिए समझिए तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। इस तरीका से आप इसको लिख लीजिएगा अपना भाषा में। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखना है, ठीक है। तो जीवाणुओं के विभिन्न रूप जो है लिख दीजिए इस तरीका से। सबसे पहला लिखें कोकाई, यानी कोकाई क्या होता है, गोल होते हैं। कैसे होते हैं जी, गोल। उसके बाद लिख दीजिए बैसिलिस, है ना, बैसिलस जो क्या होता है, अंडाकार होता है सॉरी दंडाकार होता है। कैसा होता है, दंडाकार होता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है अस्पाइरिला कौमा की तरह होता है। कैसा होता है, कौमा की तरह, ठीक है। इस तरीका से आप 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है और इस वर्गीकरण का क्या आधार है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीका से कि पादप जगत को 2 प्रमुख उप जगत यानी कि वर्गों में बांटा गया है। पहला है, देखिए पादप जगत को लिखिए 2 वर्गों में, पहले क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स, ठीक है, कितने, 2 भागों में। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए मैं आपको पहले पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, क्रिप्टोगैम्स को 3 भागों में और फैंड्रोगैम्स को 2 भागों में। देख रहे हैं ना। पहले देखते हैं कि क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं बीज रहित होते हैं, ठीक है, इसमें बीज नहीं होते हैं। और फैंड्रोगैम्स में बीज युक्त होते हैं, यानी इसमें बीज उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो बीज रहित होते हैं यानी कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहले थाइलोफाइटा, है ना, उसके बाद है दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये हमारा क्रिप्टोगैम्स का 3 भागों में बांटा गया था। अब उसके बाद दोस्तों फैंड्रोगैम्स को 2 भागों में बांटा गया है, जो पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो आप देख सकते हैं इस तरीका से। उसके बाद दोस्तों अब हम चलेंगे, इसका आधार के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका आधार बता दीजिए कि पौधे के शरीर का विकास करना, है ना, इस तरीका से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि प्रोस्टेटा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, प्रोस्टेटा में। तो लिखिए कि इसमें विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, एक कोशिकीय, सरल तथा यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है, किसमें, प्रोस्टेटा में।
उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि थाइलोफाइटा के दो मुख्य लक्षणों को लिखें। ठीक है, तो थाइलोफाइटा के दो मुख्य लक्षण को लिख दीजिए। लिखिए कि थाइलोफाइटा के दो मुख्य लक्षण जो है निम्न है या इस प्रकार है, यह निम्नलिखित है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इनका शरीर जो है जड़, तना तथा पत्तियों में क्या होता है, विभाजित नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में लिखेंगे कि इनमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप 8वां नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां में बोल रहा है कि ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच दो मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख देना है कि ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच दो मुख्य अंतर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा विभाग में क्या होता है कि संवहन ऊतक यानी जाइलम एवं फ्लोएम क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइटा विभाग में क्या होता है कि संवहन ऊतक पाया जाता है। ये हमारा हो गया पहला अंतर दोनों तरफ का। अब लिखेंगे दूसरा में कि ब्रायोफाइटा में पादप में है ना बीज वाले होते हैं, यानी कि बीज वाले होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में पादप जो है बीज रहित होते हैं यानी बीज नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर बोला है कि किस आधार पर फैंड्रोगैम्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि फैंड्रोगैम्स जो है बीज युक्त पौधे हैं। ठीक है, तथा फैंड्रोगैम्स में वास्तविक जड़ तथा पत्ती एवं संवहन तंत्र शामिल होते हैं। इसी के कारण है ना, इसी के आधार को इसे क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है दोस्तों आपका जिम्नोस्पर्म जो नगण्य बीजी होते हैं, और दूसरा है एंजियोस्पर्म जो फल के भीतर बीज पाया जाता है। यही था आपका। उसके बाद दोस्तों अब चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि संघ एस्केलिमिन्थीज है ना, एस्केलिमिन्थीज या निमोटोडा है ना, नीमेटोडा के 3 विशेषता का उल्लेख करें। ठीक है, बायोलॉजी है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा टेढ़ा रहता है, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसको में लिखेंगे कि इनका शरीर जो होता है अखंडित तथा द्विपार्श्व सीमित होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि ये लंबे और बेलनाकार कृमि हैं और ये गोला कृमि कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें एक 3rd नंबर लिख दीजिए, जो है शरीर में मिथ्या है ना देह गुहा पाया जाता है जो कुटसिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, कुटसिलोम कहलाता है। तो आपका इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब दोस्तों आपको 12 नंबर क्वेश्चन कि संघ आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपको संघ आर्थ्रोपोडा का 3 प्रमुख लक्षण को लिखना है। तो पहला लिखेंगे कि यह जल जो है यानी मृदु जलीय एवं समुद्री है। ठीक है, यानी कि यह जल तथा स्थल के सभी प्रकार के वास स्थानों पर पाए जाते हैं और ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 2nd नंबर में लिखेंगे कि इनका शरीर जो है द्विपार्श्व सममित यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा खंडित होता है। इस तरीके से 2nd नंबर। अब 3rd में लिख लेंगे कि इनमें जो है मजबूत संधित उपांग होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप नोट करेंगे। अब दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपके मछलियों की विशेषता के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कि इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है और शरीर के इस आकार के कारण मछलियों को तैरते समय है ना जल क्या करता है, जल के अवरोध को कम से कम क्या करता है, लगाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 2nd नंबर में लिखना है कि इनकी त्वचा जो होते हैं सल्क से ढकी होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर में लिखेंगे कि इनको तैरने के लिए पंख तथा मंसल पूंछ होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 4था में लिख देना है कि अंतःकंकाल जो है उपस्थित या अस्थि के बने होते हैं, उपस्थित या अस्थि के बने होते हैं। फिर 5वां में लिख देंगे कि इनमें जो है श्वसन क्लोम या गिल्स की सहायता से होता है और गिल्स की मदद से या जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लिख दीजिएगा 6ठा में कि इनके हृदय में 2 वेशम या कक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7वां में लिख दीजिए कि ये जो है अनियत तापी या असमतापी या शीत रक्तीय होते हैं, यानी वातावरण के तापक्रम के अनुसार इनके शरीर का जो तापक्रम क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिख दीजिए 8वां में कि ये जल में अंडे देने वाले क्या है, वर्टिब्रेट है। ठीक है,
इस तरीके से आपको क्या करना था, इसका विशेषता के बारे में लिखना था। तो हमने यहाँ पर 8 पॉइंट को नोट किया है, तो आप भी लिख लीजिए 8 पॉइंट। उसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि संघ कार्डेटा है ना कि 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका ये जल और स्थल में पाए जाने वाला क्या है कि त्रिप्रोब्लास्टिक सिलोमेटा जंतु है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सेकंड में लिखेंगे कि ग्रसनी क्लोम या ग्रसनी गिल छिद्र उपस्थित होते हैं और ये जिन कार्डेटा के प्रौढ़ में नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी भ्रूणीय अवस्था में अवश्य मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप थर्ड नंबर लिख लीजिएगा कि पूछ जो है पूछ गुद्दा के पीछे स्थित होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ग मैमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें, ठीक है। तो आपको 4 को लिखना है। तो लिखिए सबसे पहले कि ये जो है नियत तापी होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे कि त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है ना। उसके बाद है कि बाह्य कण उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें स्तन पाए जाते हैं और स्तन में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। तो लिखिए कि द्विपार्श्व सममित जंतु से हम यही समझते हैं कि शरीर को, ठीक है, शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भागों में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया आदि हो गए, ठीक है, और भी। उसके बाद दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि वर्णकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 18 नंबर क्वेश्चन में लिखना है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो आपको लिखना है 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधे को किस जगत में रखा गया है। तो लिखेंगे कवक की जगत में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 20 नंबर जो है कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आपको लिखना है आर व्हिटकेयर, है ना, आर व्हिटकेयर, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो है 21 नंबर में कि वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरी नहीं होती है क्या कहलाते हैं, ठीक है। घिरी नहीं होते हैं क्या कहलाती है, तो प्रोस्टिटा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटिस्टा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 22 नंबर में। बोल रहा है कि बीज रहित पौधे को पादप जगत के किस उप जगत में रखा गया है। तो लिखेंगे क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि पादप जगत का वह उप जगत जिसमें बीज युक्त पौधे जो है सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाते हैं। तो लिखेंगे फाइनरोगैम्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है ना, शामिल है। तो लिखेंगे क्रिप्टोगैम्स। क्या लिखेंगे, क्रिप्टोगैम्स में। उसके बाद दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि बीजयुक्त पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है, ठीक है। तो बीजयुक्त पौधों को स्पर्मेटोफाइटा में, है ना, स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया है। तो आपका इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसे पौधे को जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियां में विभाजित नहीं होता है उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको लिखना है कि थैलोफाइटा में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको है 27 नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है। तो लिखेंगे लाल शैवाल से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 28 नंबर क्वेश्चन में है कि शैवालों के वैसे जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतर संवर्धन बनाती है, अंतर संबंध बनाती है, ठीक है। क्या लिखना है,
अंतर संबंध बनाती है, तो आपका हो जाएगा सहजीविता। इसका आंसर हो जाएगा सहजीविता। उसके बाद दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते, है ना, उपजगत फेनरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है? तो आपको उस विभाग का नाम लिखना है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार के, है ना, किस प्रकार का सिरा विन्यास होते हैं? तो आपको लिखना है समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि वैसे जंतु जिसके शरीर दो जनन स्तरों का बना होता है क्या कहलाते हैं? ठीक है, 2 जनन स्तरों का बना होता है वे द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका 32 नंबर क्वेश्चन वैसा जंतु जिसके शरीर को एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो लिखिएगा द्विपार्श्व सममित, है ना, द्विपार्श्व सममित कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो आपको लिखना है पॉरीफेरा। ठीक। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में कि संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? तो लिखेंगे मुकुलन या जेम्यूल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाले वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होती है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो लिखिएगा दंश कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेट्रेटा, है ना, सिलेट्रेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, अन्यत्र नहीं पाई जाती है वो भी क्या कहलाता है? दंश कोशिकाएं ही कहलाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होती है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो लिखना है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेज होते हैं जिसमें देह गुहा नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है? तो आपको लिखना है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया क्या होता है? स्वतंत्र जंतु होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवी जंतु है। उसके बाद दोस्तों आपका 39 में लिखना है कि कुटसिलोम, है ना, कुटसिलोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेज के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन जो है संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाई जाने वाली कांटेनुमा रचनाएं क्या कहलाती है? तो लिखना है सूक। क्या कहलाती है? सूक कहलाती है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा है। कौन है? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद दोस्तों आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि उत्सर्जी अंग जो है मैलोपिगियन नालिकाएं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? तो लिखेंगे आर्थ्रोपोडा का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि घोंघा का एक शरीर जो है, घोंघा का शरीर किस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और वह क्या कहलाता है? तो प्रवार या मेंटल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन बोरा के संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको लिखना है जल परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? तो लिखेंगे क्रेनिएटा, है ना, क्रेनिएटा। उसके बाद आपका 46 नंबर बोल रहा है कि मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? तो क्लोम या गिल्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 47 नंबर कि वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे जल स्थलचर या उभयचर कहलाते हैं। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो लिखेंगे अंतः निषेचन होता है। ठीक है। अब दोस्तों आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल जो है हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है, तो लिखेंगे एविज। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका लघुतरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आपका 50 नंबर क्वेश्चन जो है कि रेप्टिलिया, एविज तथा मैमेलिया में कौन जो है नियत तापीय जंतु होता है, तो लिखेंगे एविज। ठीक है। क्या लिखेंगे? एविज। तो दोस्तों आपका यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न जो है ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। बाकी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।